नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कटिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 5 अफगानी नागरिकों को गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की माने तो इन लोगों ने किशनगंज, दरभंगा, कोलकाता के साथ कई दूसरे शहरों के भी अपने कागजात नाम करवा रखे थे। साथ ही कटिहार के चौधरी मोहल्ले से जुड़े इन लोगों के पास से आधार कार्ड मिले हैं। आखिर इन विदेशी नागरिकों ने कैसे बनवाए भारत के आधार कार्ड, जानने के लिए देखिए कटिहार से हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। कटिहार में 5 अफगानी नागरिक पकड़े जाने के बाद प्रशासनिक महकमे में पूरी तरह हड़कंप मचा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, इन लोगों के पास से जो कटिहार के ही चौधरी मोहल्ला का आधार कार्ड मिला है। इसीलिए हम एक आधार कार्ड केंद्र पे आए हैं और जायजा ले रहे हैं क्या कोई विदेशी नागरिक कटिहार का आधार कार्ड बना सकता है। अगर बना सकता है तो उसका आधार क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या कागजात की जरूरत है। आप देख सकते हैं यह आधार कार्ड केंद्र है जहां आधार कार्ड बन रहा है और बाकायदा जो नियम है उसको पूरा किया जा रहा है। जो भी कागजी प्रक्रिया है वो पूरा किया जा रहा है। उसके बाद उनका फोटो लिया जाता है, फिंगरप्रिंट्स लिया जाता है, फिर आधार कार्ड बनता है। लेकिन इस बीच कैसे कटिहार का आधार कार्ड बन गया है और चौधरी मोहल्ला का उन 5 के पास से जो बरामद हुआ है वो कैसे बन गया है, यहाँ के जो सेंटर मैनेजर है, आइए उनसे बात करते हैं कैसे ये संभव है। जी, आधार कार्ड बन गया कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेते हैं? बिलो 5 इयर्स के लिए जन्म प्रमाण पत्र चाहिए और गार्जियन का आधार चाहिए और गार्जियन साथ में आएंगे। वो पेपर टेली होगा। अगर जन्म प्रमाण पत्र कुछ भी मिस्टेक होगा तो उसका नहीं बनेगा वो। और कोई विदेश के लोग बना सकता है? नहीं सर, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं। एनआरआई कोई नहीं बना सकता, ऐसा है ही नहीं सर। उसमें अदर स्टेट के लोगों का बन रहा है? अदर स्टेट का बनता है, बंगाल छोड़ के। वो भी डिपार्टमेंट, जैसे रेलवे का कोई हो गया, बिहार पुलिस के हो गए, वो कोई सीनियर ऑफिसर आते हैं, उसी का केवल बनता है, अदर किसी का नहीं बनता है। कैसे कोई जो डॉक्यूमेंट्स देता है उसको वेरीफाई कैसे करते हैं? वो डिजिटल कार्ड देता है, उसको वेरिफिकेशन क्या आधार है आपके पास, कोई है? उसका कोई नहीं। हम लोग स्कैनिंग करके डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, डाटा सर्वर पे जाता है, वहां से पता चलता है कि डॉक्यूमेंट इनवैलिड है कि वैलिड है। कोई अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग क्या करते हैं? और सामने जो सीनियर डिपार्टमेंट हेड होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं, फिर वो अपने आगे कार्रवाई करते हैं। वो इस पे रोक लग जाती है? जी जी, उनको बोलो पहले से हम लोग को ऑर्डर दिया हुआ है कि जिस पे आपको संदिग्ध लगता है उसको काम नहीं करना है उनको। आपको और विनय कुमार क्या है सेंटर इंचार्ज। तो ये विनय कुमार थे, बता रहे थे कि आधार कार्ड केंद्र में आधार कार्ड बनाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। लेकिन ताज्जुब के बात तो ये है, ये तमाम प्रक्रिया के बावजूद कटिहार चौधरी मोहल्ला से 5 अफगानी नागरिक का आधार कार्ड बन जाता है। कहीं ना कहीं पूरा जो सिस्टम है या तो उस पर घालमेल है या कहीं ना कहीं कोई बड़े लोगों की मिलीभगत है, जिस कारण विदेश के नागरिकों का इस तरह से आधार कार्ड बन जाता है, जिस पर देश की सुरक्षा पर खतरा जैसी स्थिति की उत्पन्न होने की स्थिति बनी हो रहती है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। और बड़ी खबर है बांका से, जहां बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर हाईवा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना बांका थाना क्षेत्र के सुराकोल की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि युवक ने कुछ दिन पहले ही करीब 45 लाख रुपए में नया हाईवा खरीदा था और रात में खलासी के साथ वो रखवाली कर रहा था। तभी कुछ अपराधी पहुंचे, लूटपाट करने लगे। अपराधियों ने हाईवा की भी चाबी छीन ली और जब युवक ने इसका विरोध किया तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। अगली खबर है मोतिहारी से, जहां दिल्ली से दरभंगा जा रही बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस दुर्घटना में 20 यात्री घायल हो गए। 6 यात्रियों को गंभीर चोट आई है, जिनका इलाज मोतिहारी सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ऑटो को बचाने के चक्कर में बस डिवाइडर से टकराई। बस पलटने के बाद एक ट्रक ने भी बस को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। ट्रक वाला? हाँ, लगा दिया धक्का पीछे से लगा दिया। ड्राइवर को हैंडल नहीं संभाल में आया। अच्छा, इधर ठोक एकदम लेफ्ट में दबा दी, गाड़ी का टक्कर मारी लेफ्ट में और गाड़ी बैलेंस बिगड़ा है। हमने खूब बचाने की कोशिश की, एकदम गाड़ी पलट गई। समस्तीपुर प्रशासन की सख्ती के बावजूद हर्ष फायरिंग की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही। समस्तीपुर के उजियारपुर और सराय रंजन में एक बार फिर बारात और रिसेप्शन के दौरान हवाई फायरिंग की गई और हद यह है कि सराय रंजन में एक जनप्रतिनिधि ने ही कानून का मजाक उड़ाया। पंचायत के मुखिया राम कुमार महतो के घर पर रिसेप्शन पार्टी चल रही है।
बेटे और बहू को आशीर्वाद देने के लिए मेहमानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ऑर्केस्ट्रा के धुन पर जमकर डांस हो रहा है। तभी दो नाली लेकर घर से बाहर निकले हैं मुखिया राम कुमार महतो। ये क्या, उन्होंने दो नाली उठाई और आसमान की ओर दनादन गोलियां दागने लगे। शादी ब्याह जैसे शुभ घड़ी में भला कारतूस का क्या काम, लेकिन मुखिया जी कहाँ मानने वाले हैं। उन्होंने अपनी राइफल निकाली और गोलियां बरसाने लगे तो अगले ही पल मेहमानों के बीच वही राइफल लहराने लगे। उजियारपुर में दूल्हे राजा अपनी दुल्हन लाने के लिए बारात लेकर निकले हैं। लाइट की चकाचौंध के बीच ऑर्केस्ट्रा का शोर गूंज रहा है और उसी धुन पर घर और बाहर के मेहमान जमकर डांस कर रहे हैं। महिलाएं भी ताल से ताल मिला रही हैं। तो इसी भीड़ में एक शख्स पिस्टल लिए डांस कर रहा है। गौर से देखिए, स्वेटर पहना ये शख्स दूल्हे राजा के सामने मेहमानों की भारी भीड़ के बीच किस तरह से अपनी पिस्टल लहरा रहा है। उसकी थोड़ी सी भी चूक रंग में भंग डाल सकती है। समस्तीपुर पुलिस की लगातार अपील के बावजूद शादी और ब्याह के दौरान हर्ष फायरिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, जिसमें अक्सर कई निर्दोषों की जान जा रही है। पिछले एक सप्ताह के अंदर सरायरंजन और उजियारपुर में दो अलग अलग विवाह समारोह में जिस तरह से एक बार फिर बंदूकें गरजी हैं, उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मुकेश, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। अब सवाल ये उठता है कि क्या कानून का खौफ खत्म हो गया है। सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। कानून के खौफ के खत्म होने से जुड़ा यह सवाल यह है कि क्या घटनाओं से लोग सबक लेने को तैयार नहीं, और सवाल यह भी कि क्या जान से ज्यादा जश्न जरूरी है। बिहार में आज दूसरे दिन भी कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे से होने वाली बैठक पर स्कूल प्रशासन से लेकर कोचिंग संचालकों तक की निगाहें हैं। केंद्रीय विद्यालय बेली रोड के शिक्षकों को भी इंतजार है कि सरकार आज स्कूल खोले जाने को लेकर कोई अहम फैसला लेगी। शिक्षकों की माने तो सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर थर्मल स्कैनिंग तक की तैयारी हो गई। साथ ही सभी क्लास को सैनिटाइज किया गया है। कुछ शिक्षकों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की आज फिर से बैठक होने वाली है। ऐसे में बैठक पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। जहां कोचिंग संचालकों को इंतजार है, वहीं स्कूल प्रशासन भी इंतजार में है कि सरकार आज कोचिंग और स्कूल को लेकर परमिशन देगी। हम सीधे बात करेंगे, केंद्रीय विद्यालय में हम मौजूद हैं। यहाँ पर शिक्षक के साथ साथ यहाँ पर प्राचार्य भी है, उनसे जानते हैं कितना इंतजार हो रहा है आपको। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही भारत सरकार का या बिहार सरकार का गाइडलाइंस हमारे पास मौजूद होता है तो हम सभी लोग तैयार हैं। हमारा स्कूल रेडनेस प्रोग्राम के लिए भी तैयार है और कर भी चुका है सारी तैयारी। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है या सैनिटाइजेशन का काम पूरा है। जैसे आप देखेंगे पूरा सराउंडिंग नीट एंड क्लीन है। क्लासरूम भी हर कोई इंतजार में है। अगर सरकार परमिशन देती है तो पेरेंट्स सहमति जताएंगे क्या? जरूर जताएंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी चाह रहे हैं उनके बच्चे के अच्छे रिजल्ट्स हों। और स्पेशली सर बोर्ड और 10 और 12 के बच्चों के लिए मैं बताऊंगी कि उनके लिए जरूरी है, क्योंकि फेस टू फेस जो बात हम बच्चे को कन्वे कर पाते हैं ऑनलाइन में उतनी अच्छी तरह से उनके पास हम नहीं पहुंच पाते हैं। कि जूनियर क्लास के बच्चे को भी परमिशन मिले? मिलेगा सर, लेकिन उनका शिफ्ट बांटा जाएगा, सेक्शन वाइज बुलाना चाहिए। हम लोग पूरी व्यवस्था को पट्टी पर लाएंगे। अगर सरकार देती है परमिशन तो बच्चे को 15-15 के ग्रुप में रख करके पढ़ाएंगे, दूरी मेंटेन करके, और उसको सैनिटाइजर का व्यवस्था है। यहाँ पर मास्क का भी व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं। जाहिर है छोटे बच्चों को लेकर शिक्षकों ने भी साफ कहा है कि छोटे बच्चों को परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। अब इंतजार करना होगा आखिर जो बैठक है उसमें सरकार आज फैसला क्या ले पाती है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और कोरोना को लेकर कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश हैं, लेकिन जमुई शहर के कॉलेज में गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस समय कॉलेज में इंटर की टेट परीक्षा चल रही है, लेकिन मास्क पहने इक्के दुक्के छात्र नजर आते हैं। परीक्षा रूम में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनर की व्यवस्था है। शहर के केकेएम कॉलेज का जायजा लिया है केसी कुंदन ने। के कारण बीते कई महीनों से स्कूल बंद है, जहां पढ़ाई नहीं हो रहा है। अब स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है और इसकी चर्चा की जा रही है, लेकिन बीते कई दिनों से देखा जाए तो कॉलेज खुले हैं और कॉलेज में परीक्षाएं चल रही हैं। हम अभी खड़े हैं जमुई के केकेएम कॉलेज का ये गेट है और देख सकते हैं कि अभी इंटर का टेस्ट चल रहा है, +2 का टेस्ट चल रहा है। और जो एग्जामिनेशन के बाहर निकलने वाले जो लड़के हैं, छात्र हैं, वो देखिए, हालांकि कहा गया कि कोविड का 19 का गाइडलाइन का फॉलो करना है, मास्क को लगा के ही एग्जाम देना है, सैनिटाइजर का व्यवस्था का होना चाहिए, लेकिन बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ उपाय यहाँ पर कुछ नहीं था। कुछ नहीं था ना। लोग मास्क लगाया था ना, कोई नहीं लगाया था। कोई नहीं ना। अच्छा, आप भी नहीं लगाए हैं, ऐसा क्यों? काल लगाएंगे, कोरोना ही नहीं। अच्छा, कोरोना नहीं है कोरोना बिहार में। जैसा कि ये कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ मास्क लगा कर हैं। हम उनसे पूछेंगे कि मास्क क्यों जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कॉलेज? जी जरूर। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि उनको सबसे पहले हर एक का टेम्परेचर जांच करके अंदर ले जाना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को, जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो कॉलेज के स्टाफ है या स्टूडेंट है, उनको मास्क लगाना चाहिए और सबसे पहले उनको हैंड सैनिटाइजर की भी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा कुछ दिखा आपको? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिखा है कि कॉलेज में एग्जामिनेशन चल रहे हैं, सैकड़ों छात्र छात्राएं यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन जब कोविड को लेकर गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, ऐसे में ये लापरवाही भारी पड़ सकती है, नुकसान दे सकती है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब बात एक ऐसे होनहार छात्र की जिसने बिहार ही नहीं भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है। पटना को गोला रोड के रहने वाले ऋतिक राज को अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है। ऋतिक की इस सफलता पर उनका पूरा परिवार फूले नहीं समा रहा। ऋतिक अब 4 साल तक अमेरिका में पढ़ाई करेगा। स्नातक के बाद भारत आकर देश की सेवा करना ऋतिक का लक्ष्य है। ऋतिक और उनके माता पिता से खास बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। कहते हैं जिसके हौसलों में जान होती है, सफलता उसी के कदम चूमती है। बिहार का लाल ऋतिक राज ने कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है, जो 7 समंदर पार अपना परचम लहराया है और बिहार के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। ऐसे में ऋतिक और उनके परिवार वाले हमारे साथ हैं। ऋतिक अब अमेरिका का छात्र बन गया है, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का, और वहां पर इसे 2.5 करोड़ स्कॉलरशिप की राशि मिली है। ऋतिक, कितनी खुशी हो रही है इस सफलता से? जी बिल्कुल, काफी खुशी की बात है। मैं मोहम्मदपुर नाम के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था और जब मैं 13 साल का था तब पहली बार 9 साल की उम्र में मैं पटना आया और 13 साल की उम्र में एक डेक्सटेरिटी ग्लोबल नामक संगठन से जुड़ा, जहां पे मुझे ट्रेन किया गया ऐसे ही वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज के लिए, ताकि मैं कुछ स्किल्स होते हैं, क्रिटिकल राइटिंग, रिसर्च, रीडिंग, इन सारे चीज़ों को जान करके आगे बढ़ सकूं और जो भी आगे एजुकेशन मुझे प्राप्त हो उसे देश सेवा में लग सकूं। तो कब दाखिला कब होना है, और बतौर अगर दाखिले के बाद जो अगर सुविधाओं की बात करेंगे तो क्या उसके नाम पर स्कॉलरशिप दिया गया? तो अप्रैल में मेरा वहाँ कॉलेज में कैंपस में सेशन स्टार्ट होगा और जो स्कॉलरशिप है ये मेरे रहने का, खाने का, मेरा ट्यूशन के साथ साथ मेरे आने जाने का सारा खर्च कवर करती है अगले पूरे 4 साल तक, जिसके लिए 2.5 करोड़ की छात्रवृत्ति मुझे दी गई। जी, कितनी खुशी हो रही है क्योंकि बेटे ने कमाल कर दिखाया। बहुत खुशी हो रही है। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मेरा बेटा मेरा नाम किया है। हम लोग बहुत ही मध्यम परिवार से आते हैं, गांव से आते हैं, और आज बेटा मेरा वहां से आकर देश का नाम रोशन कर रहा है। आगे बहुत उम्मीद है कि आगे चलकर बेटा मेरा देश के लिए नाम करेगा। बिल्कुल, माँ भी है ऋतिक की। ये बताइए कि कितने घंटे ये पढ़ाई करता था, आखिर ये जो सफलता मिली है क्या लग रहा है, इसका श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? सर, बहुत पढ़ता था, रात में तो हमेशा पढ़ता ही रहता था, टीवी भी देखता था, लेकिन बहुत रात में ही पढ़ता था अधिकतर, और बहुत अच्छा लग रहा है इसका एडमिशन हो गया। तो आप लोगों ने कभी सोचा था कि बेटा अमेरिका का जो है टॉपर स्टूडेंट? इतना तो नहीं सोचते थे, क्योंकि ये ज्यादा बोलता नहीं है ना, इतना फ्रैंक नहीं है, इसलिए इतना नहीं सोचते थे कि कितना करेगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। काफी गौरवान्वित महसूस कर? हाँ, इसकी अचीवमेंट पे बहुत खुश हैं हम लोग। बिल्कुल, माता पिता को नाज है अपने बेटे पर, क्योंकि ऋतिक ने कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया है। अब ऋतिक अप्रैल माह में अमेरिका जाएगा और वहां पर जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी है, वहां पर इसका दाखिला होगा और 4 साल तक पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस भारत लौटने की ख्वाहिश रखता है और यहां पर देश सेवा करेगा। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और खबरें लगातार जारी। झारखंड हाईकोर्ट में आज चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद को रिम्स निदेशक बंगला में शिफ्ट करने के मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। लालू प्रसाद को रिम्स के वार्ड से निदेशक बंगला और फिर बंगला से पेइंग वार्ड शिफ्ट किया गया था। हाईकोर्ट ने पिछले आदेश में सरकार से रिपोर्ट मांगी थी और आज की सुनवाई के दौरान सरकार कोर्ट को बताएगी कि लालू प्रसाद को शिफ्ट करने का फैसला किसका था। तो लालू की शिफ्टिंग पर सुनवाई शुरू है। सरकार को कोर्ट में जवाब देना है कि आखिर किसके आदेश से ये शिफ्टिंग होती रही। झारखंड हाई कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है, लालू की शिफ्टिंग से जुड़ी हुई सुनवाई, और कोर्ट ने कहा था कि तैयार होकर आइएगा क्योंकि इस पर जो जवाब है राज्य सरकार को दाखिल करना है, राज्य सरकार बताएगी। जवाब देना है राज्य सरकार को कि आखिर किसके कहने पर शिफ्टिंग होती रही। और झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। भुवन हमारे साथ मौजूद है। भुवन, किसके कहने पर राज्य सरकार ने शिफ्टिंग की, इसका जवाब है राज्य सरकार के पास जो कोर्ट ने पूछा है? देखिए, अभी मामले की सुनवाई चल रही है और इसमें सरकार ने समय लिया है और जो जानकारी मिल रही है कि सरकार के द्वारा कोर्ट के समक्ष में 8 जनवरी तक के लिए समय की मांग की गई थी, तो कोर्ट ने यह निर्धारित किया है कि 8 जनवरी को फिर सुनवाई होगी। लेकिन जो मामले थे और उसमें जो सरकार से ये पूछा गया था, और खास करके जो जेल प्रबंधन है और के जो प्रबंधन है उनसे पूछा गया था कि लालू प्रसाद से कौन लोग मिले और जो मेडिकल उनकी स्थिति क्या है, तो ये सारी रिपोर्ट मांगी गई थी। तो इसके बाद ये चीजें सामने आई है और आज कोर्ट के समक्ष में सरकार के तरफ से अधिवक्ता आशुतोष आनंद ने अपना पक्ष रखा है और समय की मांग की है, जिसके बाद जो जानकारी मिल रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि 8 जनवरी को फिर इस मामले की सुनवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया भुवन इन तमाम जानकारियों के लिए। लगता है खरमास में ही बिहार में सियासी खिचड़ी पकने लगी है। कैमूर से चैनपुर से बसपा विधायक मोहम्मद जमा खान और चेनारी से कांग्रेस के विधायक मुरारी गौतम ने जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात को वशिष्ठ नारायण सिंह ने निजी मुलाकात बताया है। मुलाकात के बाद दोनों विधायकों ने कहा कि शाहाबाद की समस्या को लेकर बातचीत हुई और इसका सियासी मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। और धूप में सियासी गर्माहट, यहाँ हम आपको तस्वीर है जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के हैं, आवास की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए सभी दलों के कई दलों के लोग कहा जा सकता है कि यहाँ पर बैठे हैं और शाहाबाद के जो नेता हैं जो चुनाव जीत करके आए हैं वो लोग यहाँ पर बैठे हैं और शाहाबाद से जुड़े मामलों पर यहाँ चर्चाएं भी हो रही हैं। कांग्रेस के भी लोग हैं, बीएसपी के भी लोग हैं, जदयू के लोग भी हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दादा, किस बात पर मंथन चल रहा है यहाँ पर? कई दलों के लोग आपके साथ इस वक्त यहाँ बैठे हैं। देखिए सर, शाहाबाद की जो भूमि है वो एक तो समझिए कि धान का कटोरा कहा जाता है, इसलिए सिंचाई की व्यवस्था से लेकर। लेकिन दादा, कई दल के लोग बैठेंगे तो सियासी गलियारे में चर्चा कई तरीके की भी होती है। सियासी मैं मानता हूँ रिश्ता एक ऐसा होना चाहिए कि रिश्ता भले ही पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता हो और पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता रहना भी चाहिए, लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट की बात हो, विकास की बात हो, उसमें एक राय सबकी होनी चाहिए। इन सारे संदर्भों में हम लोग दादा से मिल करके अपनी बात रखे हैं। शाहाबाद की और अपने क्षेत्र का, विशेष रूप से चेनारी विधानसभा और रोहतास जिला का धान का कटोरा कहा जाने वाला एरिया है। यहाँ धान की जो हमारे यहाँ भी क्रय नहीं हो पा रही, उस सारी सिलसिलाओं में हम लोगों ने मिल करके सरकार से अपनी बात रखने की मांग की है। दादा से मिलकर चर्चाएं हुई। उनकी तबीयत खराब थी और औपचारिकता के नाते में देखने आया। मैं बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व चुनाव जीता हूँ चैनपुर विधानसभा से। वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि विकास ठप है। जैसे सेंचुरी के बहाने हमारे अधौरा एक प्रखंड है हमारे विधानसभा में आता है, जो सदियों से उसी तरह जो पहले था। तो बिल्कुल जो स्थानीय समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर के मुलाकात हुई है, ये कहना है बीएसपी के विधायक का और जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का। लेकिन जिस तरीके से मुलाकात है तो जाहिर सी बात है सियासी खिचड़ी जरूर पकेगी, सियासी चर्चाएं जरूर अब शुरू होंगी। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18।
कृषि सुधार कानून के विरोध के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिट्ठी लिखी है। 8 पन्ने की चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 आश्वासन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगा। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के नाम 8 पन्ने का पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने कृषि कानून सुधार कानून के विरोध को गलत बताते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर भ्रम फैला रहे हैं। कृषि मंत्री ने किसानों को भरोसा दिया है कि नए कानून कृषि के अध्याय की नींव बनेगा। तो किसान भाइयों और बहनों के नाम पर एक पत्र लिखा है नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री ने, और 8 पन्नों की इस चिट्ठी में उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो जो करना चाह रहे हैं वो किसानों के हित में है। पीएम मोदी ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खुले पत्र के बाद ट्वीट किया और किसानों से अपील की है कि वो पत्र को जरूर पढ़ें और समझें, क्योंकि कृषि सुधार कानून उनके हित में है। तो अन्नदाताओं से प्रधानमंत्री की अपील ट्वीट के जरिए उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नरेंद्र तोमर की चिट्ठी को पहुंचाएं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जो बातें देश हित में, किसानों के हित में लिखी हैं, उन 8 पन्नों की चिट्ठी को पढ़ना बेहद जरूरी है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। अन्नदाताओं से उन्होंने अपील की है। उन्होंने जो बातें लिखी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए जितने काम 6 दशकों तक नहीं हुए, उससे अधिक नरेंद्र मोदी जी ने 6 साल में किए हैं। कृषि सुधारों से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए तोमर जी का यह पत्र मोदी सरकार के किसानों के हितों के प्रति समर्पण और संवेदनशीलता को दर्शाता है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री के किसानों के नाम पत्र के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और आरजेडी ने कृषि मंत्री के पत्र को आंदोलन से ध्यान हटाने की साजिश बताया, जबकि जेडीयू बीजेपी ने केंद्र सरकार का बचाव किया है। किसानों के साथ लगातार केंद्र सरकार झूठ बोल रही है और झूठे आश्वासन दे रही है। एमएसपी को लेकर जो केंद्रीय कृषि मंत्री ने नया बयान जारी किया है, पत्र जारी किया है कि उन्हें किसानों को एमएसपी मिलेगा, इसकी गारंटी है। अरे कहाँ गारंटी है? जब मंडी ही खत्म हो जाएगी, बाजार समितियां खत्म हो जाएंगी, तो किसान को एमएसपी पर उनके फसलों का वाजिब मूल्य कौन देगा? देश के किसान 22 दिनों से सड़कों पर हैं। अब माननीय कृषि मंत्री देश के किसानों को पत्र लिख करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नए नए रोज सिगुफा सरकार छोड़ती है। किसान भाई, अन्नदाता जो देशवासियों का पेट भरते हैं वो परेशान हैं, बदहाल हैं, लेकिन सरकार इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है। केंद्र की एनडीए सरकार ने स्पष्ट किया है कि एमएसपी लागू रहेगा। हमने भी बार बार इस बात को दोहराया है कि एमएसपी पर कोई समझौता नहीं है, लेकिन विपक्ष भ्रमजाल फैलाकर कि एमएसपी समाप्त कर दिया जाएगा, किसानों के खेत ले लिए जाएंगे, उद्योगपति हावी हो जाएंगे, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगा है और किसानों के कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है। यह दुखद पहलू है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के कृषि मंत्री जब बार बार सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगा, तब भी एमएसपी पर लोगों को भड़काया जा रहा है। और विपक्ष के लोग नहीं चाहते हैं कि किसानों को अपने उत्पाद का उचित मूल्य मिले और लाभ मिले। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।